हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना का माहौल चल रहा है और सभी बच्चे जो है वो घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आपके लिए जो आप क्लास 12th की जो बुक है, क्लास 12th की जो आपकी बुक है जिसका नाम है विस्तार, उसी बुक का चैप्टर 1 हम लेकर आए हैं। और इस बुक में जो चैप्टर दिए हुए हैं उनको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और आप भी अपने साथ ही कॉपी पेन लेके बैठिए या हो सके तो इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको कोई समस्या नहीं आए। और देखिए, हालांकि काफ़ी टीचर्स ने इसको चैप्टर को एक्सप्लेन किया हुआ है, यूट्यूब पे आपको बहुत सी वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन जो मेरा जो स्टाइल है वो ये है कि भाई मैं साथ ही साथ में आपको वर्ड भी करवाता चलूँगा, क्योंकि देखिए कल को जाके आपको जो वर्ड्स हैं एग्ज़ाम में सिनोनिम्स भी आते हैं, तो सिनोनिम्स भी हम साथ साथ में करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है द थर्ड लेवल और जिसके जो राइटर हैं वो हैं जैक फिनी। और जैक फिनी इसके राइटर हैं। और ये जो हमारा ये जो चैप्टर है ये एक तरह से एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। साइकोलॉजिकल थ्रिलर क्या होता है कि जो साइकोलॉजी जो होती है उस पर ही आधारित है। और ऐसा ही एक चैप्टर आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, शायद आपको याद होगा कि 11th क्लास में एक चैप्टर था जिसका नाम था द एडवेंचर। द एडवेंचर नाम का एक चैप्टर था। उस चैप्टर में एक प्रोफेसर गंगाधर पंत थे, गंगाधर पंत नाम के एक प्रोफेसर थे, गंगाधर पंत गायकोंडे। और वो एक प्राचीन दुनिया में पहुंच जाते हैं जब पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा जा रहा होता है। ऐसा ही कुछ इस चैप्टर में भी दिया हुआ है। तो शायद आपको ऐसे ही आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है क्रॉनिकल ऑफ नार्निया। उसमें भी जो बच्चे होते हैं वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जो एक अलग ही तरह की दुनिया होती है। तो ये जो चैप्टर है भी, ये भी लगभग कुछ उसी तरह का चैप्टर है जिसमें जो हमारा जो लेखक है वो 1894 की दुनिया में पहुंच जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि बिफोर यू रीड, तो जो राइटर है वो हमसे क्वेश्चन पूछता है कि हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव, कि आपके साथ भी कोई क्यूरियस एक्सपीरियंस हुआ है कि जो दूसरों ने आपका विश्वास नहीं किया। तो देखिए इसमें वो कहता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल, ये देखिए स्टेशंस के नाम है, अमेरिका के जो न्यूयॉर्क शहर है उसके स्टेशंस के नाम है। तो ये बता रहा है कि द प्रेसिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड के जो प्रेसिडेंट हैं, इन जो जगह के नाम बताए गए हैं, न्यूयॉर्क सेंट्रल है, न्यूयॉर्क में है जो न्यू हेवन है, हार्टफोर्ड है, इनके जो रेल रोड के जो प्रेसिडेंट हैं विल स्वेयर ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स। स्टैक, अब देखिए मैंने यहाँ पे जो हार्ड वर्ड है वो मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, उसको मार्क कर दिया है, मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो स्टैक का मतलब होता है हीप, HEAP, हीप यानी ढेर, ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली 2, कि यहाँ पे बात चल रही है कि स्टेशन के लेवल की, मतलब कितने मंजिल होते हैं। देखिए ये यहाँ पे सबवे होते हैं, जो मेट्रो के जो स्टेशन होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं। तो यहाँ पे लेखक कह रहा है कि इन सब के प्रेसिडेंट जो है वो कसम खा के कहेंगे कि जो सेंट्रल स्टेशन है न्यूयॉर्क का, न्यूयॉर्क सेंट्रल नाम का जो स्टेशन है, इसकी जो लेवल है वो 2 हैं, बट आई से देर आर 3, लेकिन मैं कहता हूँ कि उस स्टेशन के 3 लेवल है, यानी कि 3 मंजिल है। वो मंजिल का मतलब अंडरग्राउंड में 3 मंजिल तक गया हुआ है। जैसे मान लीजिए ये सपोज रोड है, इसके नीचे ये पहली मंजिल है, ये दूसरी मंजिल है। लेखक तो ये कह रहा है कि इसमें तीसरी मंजिल और है, जबकि वो तीनों जो सबके स्टेशन मास्टर सब कसम खा के ये कहेंगे कि इसके मात्र 2 लेवल है।
बिकॉज आई हैव सीन 1/3 क्यों वो ऐसा क्यों कहता है कि इसमें 3 मंजिल है? वो ये कहता है कि बिकॉज आई हैव बीन ऑन द 3rd लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं खुद उस ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है उसके 3रे लेवल पे गया हूँ। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। हाँ, मैंने एक बिल्कुल ही क्लियर स्टेप उठाया था अपनी बात को साबित करने के लिए कि भाई मैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे कोई मानसिक बीमारी से पीड़ित हूँ। तो अपने आप को प्रूव करने के लिए आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, आई टॉक टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड। तो अपनी बात को प्रूव करने के लिए मैं अपने एक साइकेट्रिस्ट दोस्त को मिला, फ्रेंड ऑफ माइंड अमंग अदर्स। मेरे बहुत से दोस्त हैं, उनमें से एक मेरा जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है उसको मैं मिला। आई टोल्ड हिम अबाउट द 3rd लेवल। मैंने उसे अपने उस स्टेशन के 3rd लेवल के बारे में बताया एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, कि ग्रांड जो सेंट्रल स्टेशन है इसका एक लेवल और है या एक मंजिल उसकी और है। एंड ही सेड इट वाज ए वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, कि ये तो तुमने कोई चलते हुए कोई सपना देखा होगा, ऐसी कोई विश थी तुम्हारी जो फुलफिलमेंट हो गई। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, और उसने मुझे ये कहा कि तुम अपनी ज़िंदगी से अनहैप्पी हो, यानी तुम अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हो। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। उसकी ये बात जो सुनकर मेरी पत्नी लगभग पागल सी हो गई थी। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, एक तरह से वो पागल हो गई पत्नी। क्यों? क्योंकि देखिए, हर पत्नी की नज़र में ये होता है कि मेरा पति संसार का सबसे सुखी पति है। तो जब उसकी पत्नी ने ये सुना कि भाई डॉक्टर उसको एक अनहैप्पी बोल रहा है, यानी डिससेटिस्फाइड बोल रहा है, या उसको सैड बोल रहा है, तो पत्नी एक तरह से पागल हो गई। बट ही एक्सप्लेन दैट, लेकिन उसने ये एक्सप्लेन किया कि ही मेन द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, कि आज का जो आधुनिक संसार है वो पूर्ण रूप से इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है। फियर है, इसमें वार है, वरी है, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। जो भी ये सब जितनी भी आज के जो संसारिक जीवन में ये सारी इनसिक्योरिटी भी है, फियर, वार, युद्ध, वरी, चिंताएं, मतलब हमारा जो जीवन है इन सब टेंशनों से भरा हुआ है। एंड दैट जस्ट आई वांट टू एस्केप। तो हर आदमी क्या चाहता है कि वो इस संसार को छोड़कर भाग जाना चाहता है। वो ये चाहता है कि मुझे कोई ऐसा मौका मिले कि मैं इसको छोड़ के चला जाऊं। वेल, हु डजंट? तो वो इसमें लेकर कहता है भाई कौन नहीं जाना चाहता? एवरीबॉडी आई नो वांट्स टू एस्केप। हर आदमी जिसको मैं जानता हूं वो अपनी वर्तमान जिंदगी से भागना चाहता है। बट दे डोंट वेंडर डाउन इनटू एनी 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो फिर लेखक ये कहता है कि लोग वहां भागने के लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल तक तो नहीं जाते ना। भाई भागना तो वो चाहते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर ही वो पहुंचे। बट दैट्स द रीजन ही सेड। हाँ, उसने कहा यही तो कारण है। एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्रीड। और इसमें मेरे जो सभी दोस्त थे वो भी उस बात पे सहमत हो गए। एवरीथिंग पॉइंट टू इट। उसकी हर बात में पॉइंट था। दे क्लेम्ड, उन्होंने कहा, क्या कहा? माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। कि देखिए, मुझे जो लेखक, इसमें जो लेखक रहता है उसका नाम रहता है चार्ली, उसे स्टैम्प कलेक्शन का शौक रहता है। देखिए, किसी को कुछ हॉबी रहती है, किसी को कुछ हॉबी रहती है, किसी को कॉइन कलेक्शन का होता है। यहाँ पे जो लेखक है उसको स्टैम्प कलेक्शन का है। जो डाक टिकट जो लगते हैं चिट्ठियों पे, उन स्टैम्प को कलेक्ट करने का शौक रहता है। तो कहता है कि भाई जो मेरा जो स्टैम्प कलेक्शन जो मैं करता हूँ वो भी एक तरह से कलेक्टिंग, फॉर एग्जाम्पल दैट्स ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। वो भी रियलिटी से एक टेम्परेरी रिफ्यूज ही तो है। नहीं, टेम्परेरी रूप से मैं जब स्टैम्प की दुनिया में जाता हूँ तो अपने आप को वर्तमान दुनिया से थोड़ा अलग, थोड़े समय तक के लिए उससे मैं रिफ्यूज ले लेता हूँ, मैं उससे थोड़ी दूर चला जाता हूँ फ्रॉम रियलिटी। वेल, फिर मैंने कहा कि वो जो लेखक कहता है कि मे भी हो सकता है, बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। फिर कहता है भाई मेरे दादाजी को तो रियलिटी से भागने की कोई ऐसी ज़रूरत थी नहीं, उनको तो कोई रियलिटी से कोई रिफ्यूज नहीं चाहिए था। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल। उनके लिए तो जो चीज़ें थी वो बहुत ही अच्छे से थी, पीसफुल थी। इन हिज डेज, उनके दिनों में, फ्रॉम ऑल आई हियर, जैसा कि मैंने सुना है। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। मेरा जो स्टैम्प
कलेक्टिंग का जो कलेक्शन है वो उन्होंने तो शुरू किया था। अगर मेरा स्टैम्प कलेक्शन रिफ्यूज़ है एक तरह से टेम्परेरी रूप से, अगर प्रॉब्लम से भागने का, तो ये काम तो मैंने थोड़ी शुरू किया था। ये काम तो स्टार्ट तो मेरे दादाजी ने किया था। तो उनको तो कहीं नहीं भागना था, उनकी तो ज़िंदगी खुशहाल थी, वो तो प्राचीन काल में रहते थे, तो उनको तो किसी प्रकार के रिफ्यूज़ की ज़रूरत नहीं थी। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू। और उन्होंने एक शानदार कलेक्शन बनाया स्टैम्प का, जो उन्होंने मुझे हैंड ओवर किया था। ब्लॉक्स ऑफ 4 और प्रैक्टिकली एवरी यूएस इश्यू। उन्होंने अपने स्टैम्प कलेक्शन में जितने भी यूएस में आज तक के यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में आज तक जितने भी, देखिए ये कहानी जो है अमेरिकन बेस्ड है, तो जितने भी यूएस में जितने भी डाक टिकट जारी हुए हैं उन्होंने 4 का कलेक्शन रखा है उसमें, कि मतलब हर डाक टिकट की 4 कॉपी उन्होंने रखी है। और फर्स्ट डे कवर्स हैं। अब ये फर्स्ट डे कवर क्या होता है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। कि देखिए, जब भी कोई नया डाक टिकट इशू होता है, जारी होता है, तो जो भी स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं या जिनको स्टैम्प कलेक्शन का शौक होता है, वो पहले दिन ही जाकर और स्टैम्प को खरीदते हैं, एक लिफाफा लेते हैं और उस लिफाफे में एक ब्लैंक पेपर डाल के वो खुद के पते पे ही उसको डाक टिकट को पोस्ट कर देते हैं। उस लिफाफे को कभी खोला नहीं जाता, क्योंकि पता रहता है भाई अंदर ब्लैंक है और वो खुद के पते पे ही पहुंच जाता है। तो एक याददाश्ती के लिए, क्योंकि उसके ऊपर एक डाकघर की सील भी लग जाती है, ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई इस डेट को ये डाक टिकट जारी हुआ था। तो उनके पास काफ़ी सारे फर्स्ट डे कवर्स भी थे। यानी कि दादाजी क्या करते थे, जब कोई डाक टिकट जारी होता था उस दिन डाक टिकट खरीदते थे और उसको पोस्ट करते थे, एंड सो ऑन। और उन्होंने इसको जारी रखा, काफ़ी थे। और जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट रहे थे, उन्हें भी स्टैम्प कलेक्शन का शौक था। तो क्या वो भी रियलिटी से भागना चाहते थे, जैसा कि आप जानते हैं। तो एनीवे, हियर इज व्हाट्स हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। अब वो ये बताता है कि देखो, मैं वास्तव में मेरे साथ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे क्या हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। वन नाइट, एक रात को क्या हुआ, लास्ट समर, पिछली गर्मियों की बात है। आई वर्क लेट एट द ऑफिस। मैंने देर रात तक ऑफिस में काम किया, लेट तक मैंने ऑफिस में काम किया। आई वर्क लेट एट द ऑफिस। आई वॉज इन हरी टू गेट अपटाउन टू माई अपार्टमेंट। अपटाउन का मतलब होता है कि जो उप कस्बा होता है, उपनगर बोलते हैं जिसको, उपनगर, सब अर्बन बोलते हैं इसको, मतलब शहर से बाहर की तरफ जो एरियाज होते हैं उनको अपटाउन बोलते हैं, टाउन से थोड़ा सा। तो आई वॉज इन ए हरी टू गेट अपटाउन टू माई अपार्टमेंट। जो लेखक था उसका अपार्टमेंट कहाँ था, अपटाउन में था, और उसको जल्दी थी अपने वहाँ तक पहुँचने के लिए। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल। तो मैंने ये डिसाइड किया, सबवे का मतलब मेट्रो ट्रेन, कि मैं क्या करूँगा कि मेट्रो ट्रेन ले लूँगा। क्योंकि मेट्रो ट्रेन जो होती है वो पहुँचने में थोड़ा जल्दी होती है और बस वगैरह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो आई डिसाइडेड टू टेक ए सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल। मेट्रो, सबवे का मतलब अंडरग्राउंड ट्रेन, फ्रॉम सेंट्रल बिकॉज इट इज़ फास्टर देन द बस, क्योंकि ये बस से थोड़ा तेज चलती है। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। अब मैं ये नहीं जानता कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गाय। मैं तो एक बिल्कुल ही सामान्य आदमी हूँ, बिल्कुल ऑर्डनरी गाय हूँ, जिसका नाम चार्ली है। यानी कि यहाँ पे लेखक जो है उसका जो नाम है वो चार्ली निकल कर आया है। 31 ईयर्स। और कितने साल की उसकी एज क्या है चार्ली की, 31 ईयर्स ओल्ड। एंड आई वॉज वेयरिंग ए 10 गैबरल्डीन सूट। ये गैबरल्डीन एक प्रकार का कपड़ा होता है जो डबल वोवन कपड़ा होता है, उस प्रकार के जो कपड़े को गैबरल्डीन बोलते हैं। पुराने प्राचीन समय में उसके कोट बनते थे। एंड आई ए स्ट्रॉ हैट। स्ट्रॉ का मतलब तिनकों से बनी हुई एक हैट थी, विद ए फैंसी बैंड। और उसके ऊपर एक बैंड लगा हुआ था। बैंड का मतलब एक रबर टाइप लगा हुआ था। जैसे मान लीजिए सपोज ये कोई हैट है यूं, उस हैट के यहाँ पे चारों तरफ एक बैंड लगा हुआ था। आई पास ए डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। मैं वहाँ से गुजर रहा था दर्जनों आदमियों के बीच में। मतलब लेखक ये कहना चाहता है कि मैं वहाँ अकेला भी नहीं था और मेरे जैसे ही दर्जनों आदमी वहाँ से गुजर रहे थे। कि एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग।
और मैं वहाँ किसी से बचना भी नहीं चाहता था। मतलब जैसे डेली रूटीन में मैं जाता हूँ वैसे ही मैं जा रहा था, तो अब मैं किसी से बचने का भी प्रयास नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा। मैं तो जल्दी से जल्दी अपने घर जाना चाहता था, लुइसा के पास, माई वाइफ, जो मेरी पत्नी है। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल। मैं मुड़ा ग्रैंड सेंट्रल की तरफ फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू। वेंडरबिल्ट एवेन्यू एक वहाँ पे एक स्ट्रीट का नाम है। तो वहाँ से मैं ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ा एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। और सीढ़ियाँ उतरकर मैं फर्स्ट लेवल पे पहुँच गया, यानी कि पहली मंजिल, मतलब अंडरग्राउंड पहली मंजिल पे पहुँच गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ से आपको आज की जो ट्रेनें हैं, जो 20th सेंचुरी की जो ट्रेनें हैं वो मिलती हैं, जो सिटीज़ में जो ट्रेन जाती हैं। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट। फिर मैंने क्या किया कि दूसरी फ्लाइट ली। देखिए आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशन पे जो एक्सेलरेटर वाली सीढ़ियाँ होती है, एक्सेलरेटर होते हैं, जो आपको ऑटोमेटिक स्वचालित जो सीढ़ियाँ होती हैं, तो यहाँ उनके लिए यूज़ किया गया। आई टेक, तो उसने एक अनदर फ्लाइट टू सेकंड लेवल। फिर मैं कहाँ पहुँच गया, सेकंड लेवल पे पहुँच गया। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से सब अर्बन ट्रेन्स प्रस्थान करती हैं। सब अर्बन का मतलब शहर के आसपास के जो एरियाज होते हैं ना, उनको बोलते हैं सब अर्बन ट्रेनें, जहाँ से प्रस्थान करती हैं। डग्ड इनटू ए आर्क डोरवे, और वहाँ पे एक आर्क का मतलब आर्क सा बना हुआ था, उसको आर्क जैसा एक दरवाजा था, उससे मैं अंदर चला गया। हेडिंग फॉर द सबवे, और मैं सबवे की तरफ जाने लगा। सबवे का मतलब मेट्रो की तरफ प्रस्थान करने लगा। एंड गॉट लॉस्ट, और इससे पहले कि मैं मेट्रो तक पहुंच पाता मैं खो गया, मतलब भीड़ भाड़ में कहीं मैं खो गया। दैट इजी टू डू, और वो स्टेशन इतना बड़ा है कि वहाँ खोना कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक ईजी सी बात है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल 100 of times, मैं सैकड़ों बार स्टेशन में अंदर बाहर हुआ हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, लेकिन हमेशा ही मैं वहाँ पर, मतलब वो स्टेशन इतना बड़ा है कि मुझे आज भी उसके जो पूरे जो दरवाजे हैं उनके बारे में पता नहीं है, और हर बार मैं एक नए दरवाजे से टकरा जाता हूँ। मतलब मुझे एक नया दरवाज़ा मिलता है, एंड स्टेयर्स, नई सीढ़ियाँ मिल जाती है, या तो नया दरवाज़ा मिल जाता है, या नई सीढ़ियाँ मिल जाती हैं, या कोई नया कॉरिडोर मिल जाता है। वंस आई गोट इन टू ए टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, पुरानी कोई घटना बता रहा है कि आई गोट इन टू ए टनल, मैं उसी स्टेशन में एक टनल में से गुजरा, और वो टनल इतनी लंबी थी कि वो 1 मील तक वो चलती गई, और मैं रूजवेल्ट होटल की लॉबी में जाकर निकला। मतलब उसकी कोई जो रास्ता था वो रूजवेल्ट होटल की लॉबी तक आता था। तो और अनदर टाइम एक बार क्या हुआ कि आई केम अप इन ए ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे। तो मैं वहाँ पर स्टेशन से घुसा, एक ऐसे ही मैं टनल में घुस गया, रास्ते में घुस गया। वो कहाँ आकर रास्ता निकला, 46th स्ट्रीट पे 3 ब्लॉक दूर जाकर वो रास्ता निकला। तो यहाँ पे लेखक ये कहना चाहता है कि वो स्टेशन इतना बड़ा है कि वहाँ पे खो जाना एक आम बात है। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज गोइंग लाइक ए ट्री। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल, न्यूयॉर्क का जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, ये अपनी जड़ें एक पेड़ की तरह फैला रहा है। मतलब जैसे पेड़ अपनी अंदर ही अंदर जड़ें फैला लेता है, उसी प्रकार ये जो स्टेशन है वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर बढ़ता ही जा रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, जैसे पेड़ के अंदर, पेड़ जो होता है वो जमीन के अंदर अंदर अपनी जड़ों को अनंत तक फैला लेता है, उसी प्रकार ये स्टेशन भी नए नए कॉरिडोर पैदा कर रहा है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक का जो चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, और ये लेसन आपको कितना समझ में आ रहा है और कैसा क्या लग रहा है आप कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सो इसी के साथ ही वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आएंगे। धन्यवाद।